बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस अब हम देखने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास जब भी कोई बैटरी होती है, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते थे। आइडियली हम देखते थे, अगर मेरे पास आइडियल बैटरी होती थी तो उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से नहीं होता था, उसका कुछ ईएमएफ होता था, वही उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके बराबर हो जाता था इस तरीके से। अगर यहाँ पर इस तरीके से इसमें कुछ करंट फ्लो होना है तो हम क्या लिखते हैं, ई की वैल्यू लिख देते थे, सॉरी, आई की वैल्यू लिखते ई डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से हम इक्वेशन लिख देते। ठीक। लेकिन यहाँ पर बैटरी के अंदर जो रियल बैटरीज होती हैं उनके अंदर एक खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम स्मॉल आर से इस तरीके से डिनोट करते हैं। और अब ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, हम बोलते हैं भाई ये हमारी बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऑल राइट। यहाँ पर अब देखो, टर्मिनल वोल्टेज नाम की एक चीज़ होती है। पहली बात तो बताओ, टर्मिनल क्या हुए? बैटरी के टर्मिनल्स की बात हो रही है। मान लो यहाँ पर करंट हुआ, इस सर्किट में बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा? देखो, ये हायर पोटेंशियल है, बैटरी तो ऐसे ही करंट डालना चाहेगी, तो हमारे पास एक्चुअली करंट का डायरेक्शन ये आ जाता है इस तरीके से। लेट से इसकी वैल्यू है आई, इसकी वैल्यू है आई। क्या आप मुझे बता सकते हो इस करंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? तो ये रेगुलर सर्किट की तरह। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक बैटरी खुद के साथ फ्री में लेकर के आ गई। तो टोटल आप देखोगे तो यहाँ पर सीरीज में दो रेजिस्टर्स हमारे पास लगे हुए हैं। हम यहाँ पर करंट की वैल्यू लिख सकते हैं। करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई, जो कि इसका ईएमएफ होता है, ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, वो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इस तरीके से हम करंट को इस तरीके से अब से निकाला करेंगे। ऑब्वियसली ये जो करंट है किससे कम है? अगर हमारे पास आइडियल बैटरी होती तो उस केस में हमारे पास क्या करंट होता? ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर के बराबर। ये होता हमारे पास आइडियल बैटरी के केस में। दिस इज फॉर आइडियल बैटरी विद आर इज इक्वल टू जीरो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता तो हमारे पास इस तरीके की चीज़ हमें देखने को मिलती। ओके। प्रैक्टिकल बैटरी में हमारे पास एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, वो कहलाती है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, हम लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज, उसको आप बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इस चीज़ को बोल दिया जाता है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक वोल्ट मीटर लगा देता तो टर्मिनल के बीच का जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेरे को पता चल जाता। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पर ई है, करंट यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो कुछ, अगर ये वाली वैल्यू थी ज़ीरो तो ये वाला हो जाता है मेरे पास ई, इस तरीके से ईएमएफ वाला, और ये वाला कितना हो जाता है? प्लस आई आर के बराबर। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज का जो डिफरेंस की वैल्यू है वो ई माइनस आई आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, इसकी जो वैल्यू आ जाती है उसको आप देखोगे वो हो जाता है मेरे पास ई माइनस आई आर। जितना ज़्यादा यहाँ पर करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा आई की वैल्यू बढ़ेगी, उतना हमारा टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। इस चीज़ के ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि भाई जो टर्मिनल वोल्टेज है, अगर करंट बढ़ रहा है तो इसमें किस तरीके का वेरिएशन होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट्स अ लीनियर वेरिएशन। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ईएमएफ में कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर एक स्पेशल केस हो जाता है, इफ़ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। उस केस में लिख सकता हूँ भाई हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, लेट्स इसको मैं बोल देता हूँ ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो टर्मिनल वोल्टेज हम क्या बोल देंगे? वी ए बी। इसकी जो वैल्यू है वो ईएमएफ के ही बराबर हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो मोर देन ज़ीरो, या फिर इस तरीके से आप लिखो, इसको पॉजिटिव ही लिखो, पॉजिटिव। इस केस में क्या होता है, हमारे पास वी ए बी जो होता है, अभी हमने देखा उसकी वैल्यू लेस देन ईएमएफ आ जाती है। इस केस में क्या हो रहा है, बैटरी जो है इस तरीके से करंट को फ्लो करा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही होती है ना, दिस इज डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। ऑलराइट, बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज होती है, बैटरी अपनी एनर्जी लगाती है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे लगती है, फिर वो इस तरीके से घूम के फिर लोअर पे आ जाता है, फिर उठा के रखती है। बैटरी कुछ वर्क करी है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसमें उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम करंट की दिशा बदल दें, अब करंट की दिशा कैसे बदल दोगे? तो यहाँ पर और ज़्यादा बड़ी इस तरीके से बैटरी में लगा दूंगा, मान लो कुछ इस तरीके से, तो वो क्या होगा, इससे ज़्यादा ईएमएफ उसका होगा, तो इसमें फिर करंट उल्टा फ्लो होने लग जाएगा। करंट उल्टा फ्लो होने लग जाएगा तो यहाँ पर फिर वो बैटरी चार्ज होने लगती है ना। तो ऐसे में अगर मेरे पास आई की वैल्यू हो जाती है, लेट से नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ ए बी की जो अब वैल्यू है वो मोर देन ईएमएफ हो जाएगी।
और ये जो केस होता है ये होता है हमारा चार्जिंग वाला केस, चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो मेरे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ की वैल्यू है 12 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है 1, और हमें बताया कि इसको अगर मुझे चार्ज करना है 1 एम्पियर के करंट से, तो मुझे इसके अक्रॉस कुछ ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। एक्चुअली अब यहाँ पे 13 वोल्ट का मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट नेगेटिव दिशा में इसमें से अंदर घुसता हुआ इस तरीके से करंट वो आ पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास चार्जिंग ऑफ बैटरी होती है तो टर्मिनल वोल्टेज हमें ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है। कार की बैटरी पे लिखा है अगर उसका 12 वोल्ट की बैटरी है तो हम शायद 13 या 15 वोल्ट लगा करके उसको फिर चार्ज करेंगे। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। A current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery। तो हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का ना ईएमएफ दिया हुआ है ना इंटरनल रेजिस्टेंस दिया। हमने बोला जब बाहर मैंने 2 एम का रेजिस्टर लगाया तो उसमें से 2 एम्पियर करंट जा रहा था। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाया है अगर 2 ओम का है तो मेरे पास 2 एम्पियर का करंट जा रहा था। विद द सेम बैटरी सप्लाइज करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 ओम रेजिस्टर। अब की बार इसकी वैल्यू बदल करके 9 ओम कर दिया है तो मेरे को 0.5 एम्पियर यहाँ पर करंट देखने को मिल रहा है। बैटरी वही है, इसका मतलब बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, हमसे स्मॉल आर की वैल्यू पूछ ली गई है। इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन भी आ सकता था कि भाई बैटरी का ईएमएफ बता दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ यानी, तो वो कितना होगा हम इस वीडियो में वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करो, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो पहले केस में मैं इक्वेशन लिख दूंगा। हमारे पास होता है यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है, इस तरीके से करंट की वैल्यू आने वाली है। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि इस पूरे सर्किट में देखोगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जो लगा है वो आर प्लस स्मॉल आर के बराबर लगा हुआ है। इसको 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। पहली बार आता है मेरे पास 2 एम्पियर, जब ईएमएफ तो ई के बराबर है, एक्सटर्नल रेजिस्टर 2 लगाया है प्लस स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, करंट की वैल्यू अब जो हो चुकी है हाफ, तो मैं उसको 1/2 लिख देता हूँ। अब ईएमएफ तो उतना ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी उतना ही है, लेकिन एक्सटर्नल जो मैंने लगाया है उसकी वैल्यू 9 ओम कर दी गई है। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं हम। जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू 4 + 2r। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 + r डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, दोनों EMF की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से मुझे पता चलता है 4 + 2r इज इक्वल टू 9 + r डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 8 + 4r इज इक्वल टू 9 + r। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कट जाती है 3r इज इक्वल टू 1, यानी r की वैल्यू आ जाती है 1/3 ओम। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो इसका वेरिएशन है कि बताओ भाई EMF की वैल्यू कितनी है। बहुत ही सिंपल, 2 हमारे पास फॉर्मूले हैं, दोनों में से किसी में भी r की वैल्यू रख दोगे आपको EMF मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर EMF की जो वैल्यू है उसको लिख दूंगा 4 + 2 इंटू r की वैल्यू है 1/3, तो ये जाएगा 2/3। दिस टर्न्स आउट टू बी 4 3s are 12 13 14 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। हमारे पास EMF का आंसर आ जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता था। Cell having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance capital R. As the capital R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा पूछा क्या जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर हम सर्किट बना लेंगे इस तरीके से, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी होगी, तो बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है इस तरीके से। EMF इसका E है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। क्या आप यहाँ पर करंट की वैल्यू पता कर सकते हो? करंट आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा है, एज द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस रेजिस्टेंस।
तो बेसिकली हमसे किया क्या जा रहा है, हम आर की अलग अलग वैल्यूज़ लगाते हैं और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस देखूँ, यहाँ पर बीच में इस तरीके से एक वोल्ट मीटर इंस्टॉल कर दूँ, तो उस वोल्ट मीटर का और आर का वेरिएशन किस तरीके का आ रहा है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास जो v की वैल्यू है ना, v की वैल्यू हो जाएगी i टाइम्स कैपिटल R के बराबर है। इसके अक्रॉस तो उतने पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। कैपिटल R को हम चेंज करें, वो वेरिएबल है। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो इस पर्टिकुलर सर्किट में जो i की वैल्यू है, i को मैं लिख सकता हूँ EMF अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से R आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा, R की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो डिनोमिनेटर में भी R है, न्यूमरेटर में भी R है, किस तरीके का वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या करें इसमें। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू, इस R को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ तो डिनोमिनेटर में वो डिवाइड कर देगा। इसकी वैल्यू आ जाती है EMF E डिवाइडेड बाय, हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस 1, ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू 0 रख देता हूँ, देखो एग्जैक्ट 0 तो रख ही नहीं सकता, एग्जैक्ट 0 रखते ही हमारे पास v की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं रख सकता, लेकिन एक्चुअली रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 तो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो v की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। कैसे मुझे पता चल रहा है भाई, r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ठीक है, एट v इज इक्वल टू एट r इज इक्वल टू 0 हमारे पास v की वैल्यू 0 आ जाती है। तो ऐसे कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, बस यही 2 ऑप्शन है जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ पता चल रही है, यहाँ पे लीनियर वेरिएशन तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अगर मैं r की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ, अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट कर देता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाती है। तो ऐसे में मेरे पास जो वैल्यू आती है वो e के बराबर आ जाती है, यानी r की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूंगा तो भी हमारे पास v की जो वैल्यू आने वाली है वो EMF के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो एक्चुअली सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल है और ऐसे सवाल बार बार पूछे जा सकते हैं कि भाई ये वेरिएशन होता कैसे है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। A student measures the terminal potential difference V of a cell of EMF E and internal resistance small r as a function of current I flowing through it. The slope and intercept of the graph between V and I then respectively equal. बहुत ही अच्छा ये सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, पहले देखो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं। देखो इसने बोला है कि मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस v एज अ फंक्शन ऑफ i। तो हम i की अलग अलग वैल्यू पे देखते हैं v की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ x एक्सिस पर हमारे पास i आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगी v। इस तरीके से v क्या चीज़ है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल है यहाँ पर। अच्छा अगर यहाँ पर करंट होता है तो वो i इस तरीके से आएगा। और हमने देखा था कि जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज होता है तो उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो होता है EMF E माइनस IR, इस तरीके से आता है। यही इक्वेशन हमसे पूछी गई है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है, स्लोप की वैल्यू पूछी है। अच्छा स्लोप ये कौन सी इक्वेशन है, ये हो गई हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्मेट की इक्वेशन आ रही है। हमारे पास v की जो वैल्यू आ जाती है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर वेरी कर रहे हैं i, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस r टाइम्स i प्लस e। तो यहाँ पर स्लोप कौन सा हो जाता है, जो हमारा ये i है उसका जो कोफिशिएंट है वो स्लोप हो जाता है। स्लोप यहाँ पर आ जाता है हमारे पास माइनस r, एंड हमारा इंटरसेप्ट क्या होता है, जब अगर मैं x एक्सिस वाली चीज़ की वैल्यू 0 रख देता हूँ, अगर ये 0 रख देता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आती है e, वही आ जाता है हमारा इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से e होगा और जो ग्राफ होने वाला है कुछ इस तरीके से आएगा। और एक्चुअली ये ग्राफ आगे तक जा सकता है, ऐसा तो नहीं बोला है कि आई की कुछ वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है।
आई की वैल्यू लेते जाओ पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे हो रही है, यहाँ पे हम कुछ लगाएंगे अलग तरीके से, बैटरी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई की वैल्यू आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये हमारे पास ग्राफ है और स्लोप देखो इसका नेगेटिव आ रहा है। The potential difference between the terminals of a cell in an open circuit is 2.2 volt. ओपन सर्किट देखो एक नई टर्म देखने को मिली। ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे सर्किट इस तरीके से ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, बेसिकली करंट की वैल्यू वहाँ पर जीरो हो जाती है। ओपन सर्किट मतलब ये जो करंट है उसकी वैल्यू जीरो, ठीक। When a resistor of 5 ohm is connected across the terminals of the cell, तो हमने देखो सेल के ये टर्मिनल है, उसके अक्रॉस 5 ओम का रेजिस्टर लगा दिया है। The potential difference between the terminals of the cell is found to be 1.8 volt. The internal resistance of the cell is, internal resistance small r की वैल्यू बतानी है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमें लिखा है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट। हमें पता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, लेट्स से उसकी वैल्यू वी ए बी, इस तरीके से मैं बोल दूँ, एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है। हमें पता है वी ए बी की जो वैल्यू होती है वो होती है ई एम एफ ई माइनस आई आर। अगर यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू आ जाती है ई के बराबर, और वही हमें दिया हुआ है 2.2 वोल्ट। तो हमें ई एम एफ की वैल्यू पता चल चुकी है। फिर उन्होंने 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो जाएगा। अब क्लोज हो चुका है सर्किट, करंट फ्लो हो जाएगा और उसके बाद हमें जो नई टर्मिनल वोल्टेज आ जाती है ना, तो विद 5 ओम का रेजिस्टर हमारे पास वी ए बी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है ई माइनस आई आर, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है, देखो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 1.8 वोल्ट। क्या यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि भाई ये हो जाता है मेरे पास 2.2 माइनस आई आर, इसकी वैल्यू आ रही है 1.8 वोल्ट के बराबर। क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई इंटू स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो आ जाती है मेरे पास 2.2 माइनस 1.8 करो, 2.2 माइनस 1.8, और इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.4 के बराबर। आई आर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 0.4। अब हमें क्या देखना है, आई आर की वैल्यू तो देखो मेरे पास आ चुकी है, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, आई आर इज इक्वल टू 0.4। मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, तो देखो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी, मैं करंट की वैल्यू लिखता हूँ। इस सर्किट में करंट की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई एम एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हो जाता है हमारे पास 2.2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं आई एंड आर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से लिख दो, आई की वैल्यू हो जाती है 0.4 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, तो यहाँ से आ जाता है 0.4 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर। यहाँ से मेरे पास आ जाता है वैल्यू, इसको दोनों के आप डेसिमल को हटा सकते हो यहाँ से, 5 प्लस आर इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 20 प्लस 4 आर इज इक्वल टू 22 स्मॉल आर। अच्छा ये स्मॉल आर हमें लिखना है दिस। यहाँ से मेरे पास स्मॉल आर की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 20 डिवाइडेड बाई 18 विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9 ओम्स। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा है, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम 11th और 12th के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल तरीके से समझते भी हैं, बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी करते हैं। कॉन्सेप्ट्स की एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे वीडियो स्ट्रक्चर्ड तरीके में आपको मिल जाएंगे मेरे कोर्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आपको मिलती है कलरफुल PDFs, उनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।